अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। आज हमने एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया है अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। आज हमने एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में आपको किसी ना किसी वक्त उसका सामना रहता है। आज हम बात करेंगे तनकीद के ऊपर। तनकीद एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी शोबे में हों या आप अभी आपने अपना शोबे की तरफ कदम भी ना रखा हो, आप स्टूडेंट हों, आप कुछ भी करते हों, आपको उसमें तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो उस तनकीद को का असर आप कैसे लें और आप उस तनकीद को बेअसर कैसे छोड़ सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप कैसे अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ समिया खालिद मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिनल कोच हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच। टू इनिशिएट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तनकीद क्या है? आप तनकीद को किस तरह से लेती हैं और तनकीद की तारीफ़ किस तरह से बताना चाहेंगी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत डिफरेंट टॉपिक आज का, और यकीनन हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि ये कहे कि मुझे तो आज तक क्रिटिसिज्म का सामना करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑन एंड ऑफ कभी अपनी फैमिली से, कभी बाहर सोसाइटी से हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिटिसिज्म है क्या? क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमें बुरी लगती है? असल में जो पर्सन, जो बंदा आपके साथ अपनी अपने व्यूज़, अपनी जजमेंट, अपनी इवैल्यूएशन शेयर कर रहा होता है, हम उसको हमेशा क्रिटिसिज्म के तौर पे लेते हैं। और आसान अल्फाज में हर इंसान का सोचने का, दुनिया को देखने का एक अंदाज होता है। उस अंदाज के मुताबिक ही वो अपनी राय का इजहार करता है। जब वो अपने मुताबिक अपनी राय का इज़हार करेगा और यकीनन वो हमारी पर्सनैलिटी या हमारी परसेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो हम उसे एज़ अ तनकीद परसीव करेंगे कि ये एक तनकीद है जो हमारे पे की गई है। और रियलिटी है, क्योंकि हर इंसान अलग-अलग तरह से सोचता है। मैंने एक बात अपनी फ्रेंड को या अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को कही, और वो चूँकि उसके मुताबिक नहीं थी, उसे लगेगा कि मुझे तो बहुत बुरा कह दिया गया, मेरे पे तो बहुत बड़ी तनकीद कर दी गई। तो असल में तनकीद को हम जजमेंट कह सकते हैं, इवैल्यूएशन कहा जा सकता है, जो एक ख़ास अंदाज़ में होती है, एक ख़ास सोचने का अंदाज़ जब दूसरों के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, तो ये दूसरे के लिए तनकीद कहलाती है। बिल्कुल सही बात आपने बताया कि किस तरह सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है कुछ लोगों का, और सोचने के अंदाज़ के साथ-साथ हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो नसीहत को भी तनकीद के ज़ुमरे में लेते हैं, कि अगर कोई बड़ा या पेरेंट्स भी कुछ बात करें और आपको बताएँ कि आपने क्या गलत किया है, टीचर्स भी आ जाते हैं उसमें, तो हम कुछ लोग कहते हैं कि ये भी तनकीद के ज़ुमरे में आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तनकीद और नसीहत में क्या वाज़ेह फ़र्क है? अच्छा, इसके लिए हम 2 टर्म्स बोलते हैं, एक होती है क्रिटिसिज़्म, एक होती है सजेशंस। सजेशन, नसीहत मतलब आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर लाया जाता है, आपको हमें बुरा लगता है। अब पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, ये आपका जानना ज़रूरी है कि जो बात आपको कही जा रही है, वो नेगेटिव है या पॉज़िटिव है। पहले तो आपको खुद अपनी जजमेंट को बेहतर बनाना होगा, पहले आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, तभी आप ये समझ सकेंगे कि किसी की कोई बात नसीहत थी या किसी ने हमारे ऊपर तनकीद की है। अच्छा, अब ये बात हुई, और बात करने के बाद आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये थी या तनकीद थी। उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो वर्ड्स आपसे कहे गए हैं वो, और जो उन अल्फाज के पीछे किसी का मकसद था या इंटेंशन थी, इसको आप अलग-अलग करके देखें। सम टाइम कहने वाले का जो अंदाज़ होता है वो बहुत सख्त होता है, लेकिन जो अल्फाज या उसके पीछे छुपा हुआ मैसेज होता है, वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है।
अगर उस फ़ायदे का वो जो मैसेज जो उसके पीछे हिडन है, अगर उसका हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, इट्स मीन कि ये नसीहत है। लेकिन हमें बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो कमी मौजूद है और हम खुद पर्सनली उसे कबूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमें तनकीद लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में बच्चा है, उसको बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने किसी स्टूडेंट से कहती हूँ कि तुमने ये बहुत बुरा काम किया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करोगी, इससे तो बेहतर था कि आपको पास ही ना किया जाता। ये तनकीद थी, तनकीद उसे की गई क्योंकि उसके पीछे टीचर की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि ये अपने आप को बेहतर बनाए, ये सोचे कि अभी उसका लेवल बहुत लो है, इस ग्रेड के अकॉर्डिंग या इस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसे अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाना है। अगर वो अल्फाज पे जाएगी तो उसे लगेगा कि मेरी टीचर ने बहुत तनकीद की। अगर वो उसके पीछे छुपे हुए मैसेज के ऊपर जाएगी, तो यकीनन उसको ये बात समझ आएगी कि मुझे ये सब कहने का मकसद मेरी टीचर का मुझे इम्प्रूव करवाना था, ताकि मेरी एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएँ। सो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो ये तब पॉसिबल होगा जब आपकी अपनी इवैल्यूएशन बेहतर होगी, आप खुद अपनी गलतियों को ऑन करोगे, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी में ये फ्लॉज़ हैं, ये अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं। बुरी बात होगी और कोई आपको जब तनकीद करेगा या कोई बात करेगा तो यकीनन आप मानोगे कि हाँ, वाक़ई ऐसा है, थैंक यू सो मच, मैं आइंदा इस पे गौर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप उसे मानते ही नहीं हो, आपने अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही आइडेंटिफ़ाई नहीं किया, तो दूसरे की हर बात के ऊपर आप डिफेंड करोगे। आपको बुरा लगेगा कि इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, या आपकी डिफेंसिव पर्सनैलिटी हो जाएगी। सो सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इज़िली इवैल्यूएट कर लोगे कि ये नसीहत थी या ये तनकीद थी। बिल्कुल सही बात है कि हमें खुद सेल्फ एवेल्युएशन को भी बीच में रखना चाहिए, और सेल्फ एवेल्युएशन में ये बातें भी आती हैं कि आपने दूसरे के साथ किस तरीके से बात करनी है। तनकीद, नसीहत और तंज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी आम है हमारे माशरे में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तंज़ और तनकीद क्या एक ही चीज़ें हैं, या इन दोनों की कॉनोटेशन में कोई फ़र्क आता है? देखो, है तो एक ही चीज़, दोनों में कोई इतना डिफ़रेंस नहीं है। होता ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो कि सम टाइम हमसे जेलस होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो हमें आगे बढ़ता देख नहीं सकते। सम टाइम ऐसे होता है कि वो ये चाहते हैं कि हम अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करें। कहीं ज़िंदगी में हमें नुकसान ना हो, जो उनके साथ नुकसान हुआ है। ये सब रीज़न्स होती हैं जिसकी बेस पे एक पर्सन हमें तंज़ करता है या तनकीद करता है, दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें ये इवैल्यूएट खुद करना है कि दूसरा जो कहने वाला था, क्या वो हमारा दोस्त था या हमारा वो दुश्मन था, या वो हमारा जौन-सा था मुकाबले में हमारे था, वो मुझसे आगे निकलना चाहता था, इस वज़ह से उसने ऐसा कहा। अभी आपको खुद देखना है, कोई भी बात जो नॉर्मली कही गई हो, वो उस टाइम तंज़ लगती है जब आपकी ज़ात में कमी होती है और आप उसे कबूल नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि बस इसने तो मुझे जौन-सा बहुत बड़ी बात कह दी, छोटी-सी बात भी जो तंज़ होता है ना, गाली लग रहा होता है कि इसने तो बस गाली निकाल दी मुझे। तो असल बात यही है। सो अगर आपको पता है कि आपके अंदर कमी है और किसी ने आपको तंज़ कर दिया, तो ऑन करो और उसे थैंक यू कहो, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक मौका मिला कि आप अपने आप को बेहतर कर सको। और अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये कमी नहीं थी और दूसरे ने आपको तंज़ किया, तो स्माइल पास करके इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए कि उसका सोचने का अंदाज़ ही यही था। उसको जौन-से शऊर ही इतना था, इस वज़ह से उसने कह दिया, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात की कि हँस के हमें उसको गुज़ार देना चाहिए। तो मैं अगर अपने अपने अगले सवाल की तरफ चलूँ, तो वो इसी से मुताल्लिक़ है कि हमने अक्सर सुना है कि अगर कोई तनकीद या तंज़ बेजा करे तो आप उसको अवॉइड करें, आप उसको नज़रअंदाज़ कर दें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस तनकीद का असर, क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इसको नज़रअंदाज़ करने के अलावा क्या हल है इस बात का कि हम उस तनकीद को किस तरह से लें, नज़रअंदाज़ करने के अलावा उसका क्या हल है? देखिए, अगर मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप उसे नज़रअंदाज़ करो। किसी ने अगर आपसे कोई बात की है तो उसे नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उसे इनिशियल लेवल पे आपको लाज़मी जज करना चाहिए कि क्या वो उसका किया गया तंज़ ठीक था या गलत था। अगर तो उसने वो ठीक किया है, तो फिर तो आपको अपनी इवैल्यूएशन करनी है और आपके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है।
अगर जो उनसे वो आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो तनकीद की गई है ये बेजा है और मतलब मेरे में ये कमी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया और फिर भी मुझे ये सुनाया गया, तो इग्नोर करने के बजाय आप उसको डिस्कस कर सकते हो। लाइक क्रिटिसिज्म जो करने वाला है उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेगा या उस पर गौर करेगा। अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है, तो हंस के टाल देना इसलिए जरूरी है कि उसको अल्लाह ताला ने शऊर ही इतना दिया है कि वो इतना ही जो सा अंडरस्टैंड कर सकता है। स्माइल पास करना इसलिए जरूरी होता है कि आपको आपकी जो उनसी होती है ना हायर फंक्शनल एबिलिटीज होती हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव होने में टाइम मिल जाता है। देखो, मुझे कोई एकदम बात कहेगा कि आप इस तरह से हो या आपका स्टाइल इस तरह से है, मे भी मुझे एकदम बुरा लगे, और जब कोई चीज बुरी लगती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सोचने समझने की अहलियत होती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है। यानी कि आप फौरन डिफेंसिव हो जाते हो, अपने आप को जो उनसे डिफेंड करना शुरू कर देते हो, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करता, या मेरी तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप पॉज देते हो ना, साइलेंस थोड़ी देर के लिए देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा। उस सोचने से क्या होगा कि आप बेहतर डिसीजन कर सकोगे कि मुझे क्या करना है। इग्नोर करने की बजाय स्माइल पास करो ताकि बात को अच्छे तरीके से खत्म किया जाए। साइलेंस लेके आओ, खामोशी लेके आओ, ताकि आपको भी सोचने का मौका मिले, उसको भी सोचने का मौका मिले कि उसने जो बात की है वो ठीक की है, ये नहीं कही है। समटाइम हमारी खामोशी बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स दे जाती है दूसरों को, और दूसरे खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमें इससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सो जरूर गौर करें, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन तक जरूर पहुंचे। या तो उसकी बेस पे अपनी सलाह करें, और या जो उनसे उसको इसलिए जाने दें या खत्म कर दें कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है, इसके सोचने का अंदाज ही ऐसा। यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है। जन्नत मीर कह रही हैं, मेरा एक सवाल है, मेरी शादी को 6 साल हो गए, मेरी सास हर वक़्त किसी न किसी बात पर बोलती रहती हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बताएँ, क्योंकि यहाँ पे तो आप ना इग्नोर कर सकते हैं, ना उस बात को आप इस तरह से हँस के टाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करें? अच्छा देखो, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का ना, ऐसे इश्यूज तो हर एक को फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दूसरे की जो परसेप्शन है ना उसे भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दूसरे की जहनीयत को समझने की जरूरत है कि कोई ऐसे क्यों कर रहा है। अब सास के साथ चूंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वो हर टाइम आपके पास हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि वाकई आपके अंदर कमी हो और वो चाहती हूँ कि आपकी बेहतरी हो जाए। सेकंड, जो बहुत मेजर रीजन देखी है ना, अक्सर फैमिलीज में होती हैं, वो ये कि शादी के बाद जो माएँ होती हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती हैं। स्पेशली उस सूरत में अगर वो सिंगल हो, मीन्स कि उनके जो हस्बैंड हैं या उनकी जो अगर वो ससुर हैं तो उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई है और वो बहुत अकेले हैं, और पहले उनकी दोस्ती अपने बेटे से बहुत ज्यादा थी, और बाद में शादी हो गई और शादी के बाद वो तवज्जो उन्हें में नहीं मिल रही। पहले दोस्ती नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि अब चूंकि बेटा बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो मुझे टाइम नहीं दे सकेगा, अब वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं इग्नोर हो रहा हूँ, तो वो क्रिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, तंज करना शुरू कर देते हैं, और उसके पीछे उनके जो अंदर का खौफ होता है ना, वो उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं, अपनी एंजाइटी को खत्म कर रहे होते हैं। सो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। फिर दूसरी चीज, हमें ये भी तो पता है ना कि ओल्ड एज में आके वैसे भी आप थोड़ा सा बचकाना एटीट्यूड हो जाता है, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। हमें तो हमारे इस्लाम ने भी ये चीज बताई है कि बच्चे में और बूढ़े में बहुत कम फर्क होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात को फील बहुत ज्यादा करते हैं। बल्कि अभी तो इन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन यकीनन ये इशू भी होगा। मैंने अक्सर अपने मदर इन लॉज में देखा है कि बहू के घर से कोई आ जाए या उसने कहीं बेटे के साथ जाना हो, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, उनको और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी बड़े कॉमन है, लेकिन इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं जो कि फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर चेंज होके सामने आ रही होती हैं। वो सास उस टाइम ड्रामा नहीं कर रही होती, उसके साथ वाकई ऐसा हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो उन फियर्स और उन एंजाइटीज की वजह से होता है जो कि उसके अंदर भी छुपे हुए होते हैं, और वो ऐसा रिएक्शन दे रही होती है। सो ये बहुत कॉमन चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब मैं इसे हैंडल कैसे करूं। अगर आप उसको समझ गए, हैंडल कर लिया, उस उन फियर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी सास को डील करोगी, तो आप देखना ये ऐसे ऐसे खत्म हो जाएंगे।
आपको भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, उनको बुरा इसलिए नहीं लगेगा कि वो खुद हैरान होंगी कि इसको तो फील ही नहीं होता, तो इसलिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि जो हमारे माशरे में नहीं समझा जाता कि ये ड्रामा कर रही होंगी और हम यही सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन वो रियलिटी में चीज़ें हो रही होती हैं। तो यकीनन तनकीद, तंज़ या कोई भी फिज़ियोलॉजिकल जो चेंज है हमारा, वो यकीनन जो है वो दिमाग पे और ज़हनी सेहत पे असरअंदाज़ होता है। तो जो लोग तनकीद को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाते, उनके ज़हनी जो हमारी सेहत है, ज़हनी सेहत, उस पे वो किस तरह से असरअंदाज़ होती है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो क्रिटिसिज़्म आपके ऊपर किया जा रहा है, उससे निकलने की कोशिश की जाए। जब हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते, उसे अपने माइंड से नहीं निकाल पाते, तो सबसे पहले तो आपका मूड इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। आपको छोटी-छोटी बात गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ़ मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। सेकंड नंबर पे होगा कि आपकी मेमोरी पुअर होना शुरू हो जाएगी। आपको आपका फ़ोकस नहीं हो सकेगा, ना आप स्टडीज़ में फ़ोकस कर सकोगे। अगर आप हाउसवाइफ़ हो, तो आप घर में फ़ोकस नहीं कर सकोगे। आप और डिफेंसिव हो जाओगे। मीन गुस्सा किसी पे है, निकालोगे किसी और के ऊपर। जैसे अक्सर फीमेल्स क्या करती हैं कि सास का गुस्सा है तो वो बच्चे की पिटाई शुरू कर देती हैं, या मियाँ के ऊपर गुस्सा है तो बच्चे को डाँटना शुरू कर देती हैं। ऐसे होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये कि अभी ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है कि आपके अंदर हो सकता है ऑब्सेशंस बहुत आने शुरू हो जाएँ, नेगेटिव ख़्यालात आपको बहुत तंग करेंगे। आपका दिल चाहेगा कि डिप्रेशन आप कह लो उसे, कि मैं अकेला हो जाऊँ, मैं छोड़ दूँ इन चीज़ों को, ये सब आएगा। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, इसके साथ-साथ क्या होगा कि फिज़िकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगी। मस्कुलर पेन बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो जाती है, गर्दन में, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। बहुत टाइम तक अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, आप नहीं निकाल पाओ, तो आप हार्ट पेशेंट बन जाते हो। डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी वजह जौन-सी है, यही नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो आपके अंदर रह के। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आप देखो कि एक जोहड़ है ना, एक छोटा-सा न नदी कह लो या एक तालाब कह लो, जिसके अंदर पानी रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा, तो क्या होगा? आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर बदबू पैदा होना शुरू हो जाएगी, फिर ग्रीनरी आ जाएगी, हरियाली-सी, काई-सी जमना शुरू हो जाएगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके पास इंसान क्या जानवर भी आना छोड़ देंगे। सेम ऐसे ही होता है, जब आप अपने दिमाग से बातें नहीं निकालते हो, वो एक जगह जमी रहती हैं, तो फिर उनको काई लगना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है और लोग वहाँ से गुज़रना भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फ्लो में चलते रहते हो, चीज़ें लाइफ में आती हैं, उसको इग्नोर करते चले जाते हो, इग्नोर से मुराद है या कबूल कर लेते हो या उसको जाने देते हो और अपने सफ़र को जारी रखते हो, तो क्या होगा कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बहता हुआ दरिया होता है, जो आपको एंड में लाज़मी किसी समुंदर के साथ मिला ही देगा, लाज़मी आपको एंड पे ले ही जाएगा। सो इसलिए अपने आप को खुद भी स्पेस देनी चाहिए, खुद भी अपने माइंड की विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए, ताकि ताज़ा हवा अंदर आती रहे। बिल्कुल ठीक आपने बात की है और हमारे माशरे का बड़ा मसला है ये कि जो मनफ़ी असरात हैं वो किसी भी चीज़ के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मोहम्मद यासीन कह रहे हैं, माय फ्रेंड्स मोस्टली क्रिटिसाइज़ मी, समटाइम्स आई थिंक दे आर जेलस ऑफ मी, हाउ कैन आई अवॉइड फ्रॉम देम? देखिए, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि वो आपका फ्रेंड है या नहीं है। जब हम किसी को फ्रेंड कहते हैं ना, इट्स मीन कि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, ठीक है? सेकंड नंबर पे अब आपका वो फ्रेंड है, आपको इस बात पे यकीन है कि वो मेरी उससे अच्छी दोस्ती है या मुझे वो अंडरस्टैंड करता है। फिर अगर वो आपको तनकीद कर रहा है, तो एक दफ़ा उसके जुमलों पे ठंडे दिल से न्यूट्रल होके गौर ज़रूर करें कि जो उसने मुझे कहा है, क्या इसका ऐसा कर लेने से मुझे फ़ायदा होगा? अगर आपको उसको कर लेने से फ़ायदा होता है, तो इट्स मीन कि वो बहुत सही कह रहा है, कमी आपके अंदर है। और अगर जो उनसे आपको लगता है कि जो वो सब बातें कह रहा है, उसका आपकी ज़िंदगी पे कोई पॉज़िटिव असर नहीं है, तो उसे बैठ के उसे समझाएँ, ताकि वो जो उनसे वो आपसे बातें ना करे। और अगर वो फिर भी नहीं मानता, आपको क्रिटिसाइज़ करता है और आप भी वो न मतलब आपको लगता है कि उसके मनफ़ी असरात आपके ऊपर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे दोस्तों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों की जो नेगेटिव वाइब्स है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता कहीं न कहीं ज़िंदगी में जाके आपको भी नेगेटिव कर देती हैं। सो नेगेटिव लोगों से फिर थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होता है, ताकि आपके अंदर की पॉज़िटिविटी जो-सी है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि ये पूरी एक साइंस है जो ये कहती है कि हमारी जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है ना, हर इंसान की अपनी एनर्जीज़ होती हैं, जो बाहर निकलती हैं।
वो जैसी हमारी थॉट्स होती हैं, वो वाइब्स भी वैसी होती हैं। मैं अगर पॉजिटिव हूँ, तो मेरी वाइब्स भी पॉजिटिव होंगी और मेरा दिल चाहेगा ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए। लेकिन अगर मजबूरन या ये कह के कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन के पास बैठती हूँ, तो उसकी नेगेटिविटी ट्रांसफर होगी मेरे अंदर, जो कि मे बी मेरे सर में दर्द कर दे, मे बी मेरी थॉट्स को नेगेटिव कर दे, मे बी उसकी वजह से मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो ये चिड़चिड़ापन उसकी वजह से हो सकता है। तो फिर ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए। एक बात आपने बड़ी अहम की कि हमें पहले देखना चाहिए कि हमें ये शख्स वाकई हमारा दोस्त है या नहीं है। यहाँ पे एक और कमेंट है, अब्दुल्ला साबिर कहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए जो हर बात को मनफी लेते हैं और तनकीद ही उनका मिशन होता है। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कौन हैं। अगर तो वो आपके भाई हैं, आपके अब्बू हैं, आपके कज़न हैं, जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते, तो उनकी पास्ट हिस्ट्री को ज़रूर देखें कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो तनकीद कर रहे हैं। या तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, आपका ज़िंदगी में नुकसान नहीं चाहते होंगे। सेकेंडली हो सकता है कि उन्होंने ज़िंदगी में खुद इतने दुःख देखे हों कि वो उस दुःख की वजह से ना चाहते हों कि आपको कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, थर्ड वन चीज़ ये है कि हो सकता है कि वाक़ई वो आपको पसंद ना करते हों। ये डिसाइड अब आपने खुद करना है कि जो हर टाइम तनकीद कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग जो इस चीज़ पे गौर नहीं करते, क्योंकि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में काम कर रही हूँ। तो लाइफ़स्टाइल ये कहती है कि मेडिसिन, ये जो फूड होता है ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जिस किस्म का फूड, जिन टाइमिंग्स में आप फूड ले रहे होते हो, वो भी आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होता है। तो ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है कि आपकी जो फूड टाइप है जो आप ले रहे हो, वो किस टाइप के आप ले रहे हो, किस टाइमिंग के अंदर ले रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री, यानी कि एक जो पर्सन है वो पिछले सालों में किन हालात से मुकाबला करता आया है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो दिल के बुरे नहीं है, लेकिन क्या है कि वो उनका लहजा ही ऐसे होता है जैसे वो तनकीद कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो एक बहुत लंबे अरसे से ज़िंदगी की लड़ाइयों को लड़ते ही चले आ रहे होते हैं और उसके बाद उनका तरीका ही ऐसा बन जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे को तनकीद लग रही है। वो अपने अपने ही अंदाज में कह जाते हैं, लेकिन दूसरे उसका माइंड कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत जजमेंटल होना है, मीन आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ये जज कर सको कि जो दूसरा पर्सन है वो आपको किस सेंस में कोई बात कर रहा है। बढ़िया, आपने एक दिलचस्प बात बताई कि फूड का भी असर होता है इस सारे हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में। तो बहुत सारे लोग इस बात को कंसिडर नहीं करते कि हेल्थ में फूड, मेंटल हेल्थ में फूड किस तरह से इन्वॉल्व है। यहाँ पर मुदस्सिर सदीक कह रहे हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, प्लीज इसका कोई हल बता दें। इसका बहुत आसान हल है, अगर आप कर जाएं तो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखें नेचर जो है ना, जो कुदरत अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें बहुत कामनेस है। मीन्स आप खुद देखोगे जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हो और वहां पे नेचर के अंदर खामोशी में आप बैठे होते हो, तो आपको बहुत सुकून आ रहा होता है, एक अंदर जैसे पीस सा फील हो रहा होता है। हमारा ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम ये है कि हम नेचर के से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम भी नेचर का पार्ट थे जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया और नेचर के बहुत करीब पैदा किया। आहिस्ता आहिस्ता हम नेचर से इतना दूर हो गए कि हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो गए। अपने आप को नेचर के साथ जब आप कनेक्ट कर लोगे, तो आपके अंदर से गुस्सा और परेशानी, ये सब चीजें निकल जाएंगी। कैसे होगा ये? नेचर के साथ कनेक्ट कैसे होगे? अपनी बॉडी के क्लॉक को, मीन्स जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, उसे नेचर के क्लॉक के साथ सिंक कर लें, मर्ज कर लें। कैसे होगा? अल्लाह ताला ने दिन जागने के लिए बनाया, सोने के लिए नहीं बनाया। आप गौर करें कि आप दिन में कितने बजे सुबह उठते हैं। रात सोने के लिए बनाई है, गौर करें कितने बजे रात को सोते हैं। दिन काम के लिए बनाया, आप कितना पार्ट फिजिकल एक्टिविटी में गुजारते हैं, कितना टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ गुजारते हैं। आप अपना एनालिसिस खुद ही कर लेंगे। जैसे ही आप अपने आप को नेचर के साथ सिंक करेंगे, नेचुरल रूटीन की तरफ आएंगे, आपके अंदर के सारे एग्रेशंस और जो आपकी बिहेवियर्स है, नेगेटिव बिहेवियर्स, वो ऐसे ऐसे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक की आपने बात की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखते, और आज जो कल जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें तो रात को जागना और दिन को सोना एक बड़ी आम सी बात हो गई है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हमने अक्सर देखा है कि ऐसा होता है कि जब कोई एक शख्स तनकीद करता है,
वो बहुत बुरी लगती है, और वही तनकीद उसी अंदाज में अगर कोई दूसरा शख्स करे तो हमें वो बात इतनी बुरी नहीं लगती। तो तनकीद का असर जो है वो इंसान के साथ तब्दील होता है। बिल्कुल होता है, हमारे माइंडसेट्स होते हैं ना किसी के लिए। मीन्स एक बात हमारी मदर कहेंगी तो वो हमें बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि वो हमारी माँ है और हमारे लिए हमेशा बेहतर सोचेंगी। वही बात हमारी सास हमें कहेंगी तो हमें वो बुरी लगेगी, क्योंकि माइंडसेट बना हुआ है कि सासें कभी अपनी नहीं होती, इसलिए हमें बुरी लगेगी। सो हम बहुत ज्यादा जो उनसे ना माइंडसेट्स पहले से बना लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। सो कभी भी पहले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। हमारी हर पर्सन से स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी बात को हम परसीव कर रहे होते हैं। जब आप न्यूट्रल होकर किसी की बात को सुनोगे तो कभी आपको वो बुरी नहीं लगेगी। फर्ज करो बुरी लग गई है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उस टाइम खामोश हो जाओ। खामोशी आपको बहुत सी परेशानियों से बचा लेती है। आपको ये समझने का मौका देती है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। सो खामोशी एक बहुत बड़ा हल है किसी चीज का। पॉज दे देना। खामोशी तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे माशरे में से बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो गई है ये बात कि हमने हमेशा जवाब देना है। कोई भी बात हो, हम हमेशा उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने की जो बात है वो आजकल सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप बिल्कुल भी नहीं जानते होते कि सामने वाला पर्सन कौन है, बट लेकिन आप छोटी-सी छोटी बात पर भी वहाँ पे तनकीद का सामना रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई पोस्ट लगा दी, अपना कोई कंटेंट डाला है, तो बहुत सारे लोग हैं जो उसको नेगेटिवली लेते हैं, और नेगेटिवली लेते भी हैं और साथ में वो उसको वहाँ पे पोस्ट भी कर देते हैं। तो वो तनकीद जो कि सोशल मीडिया पे होती है, उसके असर से किस तरह से हम बचें? आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो सी है पोस्ट लगाते हैं। तो देखिए, आपने जो पोस्ट लगाई वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगाई, क्योंकि जो आप सोच रहे थे आपने लगाया। आप ये एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाते हैं कि वो सब आप पसंद करेंगे? हर एक का सोचने का अंदाज होता है और हर एक को ये राइट है कि वो अपना जो अपने मुताबिक सोचे। हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। जब आपने एक पोस्ट लगा दी तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको अगर 10 लोग पसंद कर रहे हैं, 20 लोग आपको नापसंद भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, अगर हमें यहाँ पे सुनने वाले 20 लोग हैं तो मे बी 10 लोग पसंद करें, 10 लोग नापसंद करें। नापसंदीदगी की वजह हम खुद नहीं हैं। नापसंदीदगी की वजह उन लोगों का टेस्ट है जो हमें सुन रहे हैं। उनको शायद ऐसी बातें पसंद नहीं है, या उनकी जिंदगी के तजुर्बे इतने डिफरेंट हैं कि ये सब कबूल करना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखते हो या आप कोई भी पोस्ट लगाते हो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहा करो कि अल्लाह ताला ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। जहां आपने कोई चीज लगाई, आपसे जिनकी नेचर मैच होती है उन्हें पसंद आएगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पसंद आए। उसे कबूल करो, उनका राइट है ना पसंद करना। हम बाउंड नहीं कभी भी किसी को कर सकते। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले लोगों को यही इजाज़त देते हैं कि वो आपके कंटेंट और पोस्ट पे अपनी राय दे सकें। तो जब वो कोई भी आपको राय दे तो आपको उसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए, और सबसे अहम बात ये है कि आपने उस कमेंट को अपनी सेहत पे असरअंदाज होने नहीं देना, क्योंकि वो उसकी राय है, आपका कंटेंट उसके मुताबिक ही था जो आप सोचते हैं। यहाँ पे कमर अज़ीम कह रहे हैं, कह रही हैं, मेरे हस्बैंड किसी हाल में मुझसे खुश नहीं होते, मैं हर काम उनकी मर्ज़ी से करती हूँ, पर वो कोई और बात निकाल लेते हैं, इसका क्या हल निकाला जा सकता है? आप उनके पीछे जाना छोड़ दें। मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस चीज़ के पीछे हम खुद जाते हैं ना, वो चीज़ हमसे दूर भागती है। ये तो एक बहुत बड़ी जो ना वो है, आप कह लो कि कोटेशन भी मैंने एक जगह पे पढ़ी थी, पैसे के हवाले से थी वो, कि जितना आप पैसे के पीछे भागते हो, पैसा आपसे उतना दूर भागता है। जितना आप उससे दूर होते हो, मीन्स के लालच को कम करते हो, तो उतना वो आपके पास आना शुरू हो जाता है। मोहब्बत और नफ़रत के अंदर भी यही सेम चीज़ें होती हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसे एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसे मोहब्बत देना शुरू कर दो या उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड उसकी जाना शुरू कर दो, तो उसकी कदर खत्म हो जाती है।
तो इसलिए एक पॉज अपना आप खत्म नहीं करना, ये रियलाइज कराना है कि मैं भी हूँ। एक चीज तो ये। दूसरा, मैंने फैमिली जो रिलेशनशिप्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के, खासतौर पे ये देखा है कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरा आपसे चाह क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो फीमेल है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, जैसे आपने कहा कि मैं हर अच्छी चीज करती हूँ, लेकिन वो उस पर खुश नहीं होते। क्या पता उसको ये चाहिए ही ना हो। जो उसको चाहिए उस पे गौर करके एक दफा देखें कि वो क्या है। सेम इसी तरह जो आपको चाहिए, मे बी वो सब कुछ कर रहा हो लेकिन वो आपको ना चाहिए हो, इस वजह से उसके इतना कुछ करने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो पा रही हैं। सो ऐसी सिचुएशन में पहले तो खुद अपने अपने बिहाफ पे गौर करना जरूरी है। फिर सेकंड नंबर पे अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि समटाइम हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो मसलों के हल निकलते हैं। जब नहीं निकलते तो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत भी इसलिए महसूस होना शुरू हो गई कि जब हम खुद किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते तो फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि आप हमें बताएं कि इनके हल कैसे निकालें, और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकल आते हैं। जरूर किसी ना किसी से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। बिल्कुल, डिस्कस करने से हमने देखा है कि फ्रेंड्स में भी अगर आप डिस्कस कर लें बात अपनी, या फैमिली के साथ डिस्कस कर लें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हल घर से ही निकल आते हैं और आप बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं। तो हमने भी ये भी देखा है कि तनकीद जो है कि उसकी बहुत सारी इकसाम है। वो आपके काम के ऊपर भी हो सकती है, चाहे वो आप घर पे मौजूद हैं या आप किसी वर्किंग प्लेस पे हैं, और या आपकी अपीयरेंस पे भी हो जाती है। वो आपके घर वाले भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी, कॉलीग्स भी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कौन-सी तनकीद सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारी मेंटल हेल्थ पर या हमारी फिज़िकल हेल्थ पर? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी ना, कि अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और मतलब वो अभी ग्रोइंग एज में है, तो उनको भी इस स्टेज पे लेके आना, उनकी हेल्प करना कि वो अपना एनालिसिस खुद कर सकें कि क्या चीजें उनमें अच्छी हैं और क्या चीज बुरी है, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को सही तौर पे जान जाते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि दूसरा जो मेरे पे क्रिटिसिज्म कर रहा है वो सही है या गलत है। तो इसलिए पहले तो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करो, अपनी सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस तो हो गई, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, अपने आप को इसी तरह कबूल करना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ऐसा बनाया तो किसी से कम नहीं बनाया। कोई चीज अगर मेरे में कम है तो बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो दूसरों से मेरे अंदर ज्यादा भी हैं। ये कुछ 3-4 मेजर टिप्स हैं कि जब आप इनके ऊपर काम कर लेते हो या अपने जिनसे आप प्यार करते हो उनकी हेल्प कर देते हो ये सब करवाने में, तो क्या होगा कि क्रिटिसिज्म कभी भी आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। आप हंस के उन चीजों को कबूल करोगे क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर ये कमी है या आपके अंदर ये कमी नहीं है। होता क्या है कि जब हमें खुद ये पता है कि मेरे अंदर ये कमी है और दूसरा हमें उसी ही जगह पे हिट कर देता है, हमने इसे कबूल नहीं किया होता क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, ये मैं ही ऐसी क्यों, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बड़ी कम है, ठीक है। अब उसने उसे कबूल नहीं किया क्योंकि उसने शुरू से ये सुना तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत नालायक हो। उसे किसी ने ये नहीं बताया कि अगर तुम नालायक हो, इन इन चीजों में तुम अच्छे भी बहुत हो, तुम इन चीजों के अंदर अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। अब दूसरा कोई भी थर्ड पर्सन फर्स्ट टाइम उसे मिले और उसे कहे यार तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई, तो उसे गुस्सा आ जाएगा, इसने मुझे तनकीद की, इसने मुझे क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि हमने अपने आप को कबूल नहीं किया। अगर आप जो उनसे अपने आप को कबूल करते हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में चीजों को, तो दूसरे की बात आपको बुरी नहीं लगेगी, बल्कि शायद उसको इतना मौका भी ना मिले आपको बात कहने के लिए। तो इसलिए अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब नहीं करोगे तो आपकी जो फिजिक है उसका क्रिटिसिज्म भी आपको इफेक्ट करेगा। सेकंड नंबर पे आपकी जो उनसे वर्क पे बात हुई है तो क्रिटिसिज्म आपको इफेक्ट करेगा। क्रिटिसिज्म डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में इस चीज की अहमियत है। आप सोशल मीडिया को बहुत यूज करते हो और आपके लिए ब्यूटी और मतलब आपका बॉडी स्ट्रक्चर, जो आउटर अपीयरेंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, वहीं पर डाउन हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं कि मुझे को पसंद करे।
आपके लिए अगर आउटर अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपकी एबिलिटीज, आपका काम इंपॉर्टेंट है, कोई उस पर क्रिटिसिज्म करेगा, आप वहीं पर डाउन हो जाओगे कि जी मेरे ऊपर जो सा क्रिटिसिज्म क्यों कर दिया गया। सो कोई भी क्रिटिसिज्म इफेक्ट तब करता है जितनी उस काम की आपकी जिंदगी में खुद अहमियत होती है। तो जब आपकी इम्पोर्टेंस है, आपका उस पर ग्रिप भी नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड सही तरह से नहीं कर पा रहे, उस पर काबू नहीं कर पा रहे और दूसरों ने भी तनकीद कर दी, तो आपके ऊपर मेंटल एंड फिजिकल इफेक्ट्स आएंगे। बिल्कुल सही बात है कि हमें सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है, मोहम्मद साद कह रहे हैं, औलाद अगर कहना ना माने तो क्या करें, गुस्सा आता है उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम एक तजर्बे से गुजरे होते हैं और हमें पता होता है कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और दूसरी तरफ वो बच्चे चूंकि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते और वो अपनी जगह गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमें ये समझ क्यों नहीं रहा है। पहली चीज़ तो जो हमारी पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि कोशिश करें कि मैं जो बच्चों की मेंटल एज है उस एज पे आके सोचने की कोशिश करें। हम उस एज पे आके सोचने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो जिस तरह मैं बच्चों से कहती हूँ, उस तरह बड़ों से भी ये कहूँगी कि आप ज़िंदगी का इतना सफ़र करके ना एक लेवल पे पहुँच चुके हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि आप एक घर के अंदर हो, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे थे जब आप छोटे थे, आप मैरिड हुए, आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, आपके बच्चे हुए, सेकंड फ्लोर पे आ गए, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप थर्ड फ्लोर पे आ गए हो। थर्ड फ्लोर से नीचे क्या हो रहा है आप देख रहे हो, गेट के बाहर क्या है, गेट के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। बच्चा जो अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है उसको वैसे नजर नहीं आ रहा जैसे कि आपको नजर आ रहा है ऊपर से। आप जितने मर्जी चीखते रहो कि दरवाजा मत खोलना, बाहर चोर हैं, उसको तो नजर नहीं आ रहा है ना। वो कहेगा ऐसे ही आपको गलत फहमियां हैं, ऐसे ही आप सोचते हैं, आप मुझे लिबर्टी नहीं देते, और वो इस तरह से करके आपसे आर्ग्यू करेगा। तो वो यकीनन वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जो कि आपका लेवल है। तो इसलिए आपको या तो ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा और या उसको ऊपर थर्ड फ्लोर पे लाना पड़ेगा। थर्ड फ्लोर पे आना पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका आ जाना पॉसिबल है। तो आप भी कोशिश करें बच्चे को अंडरस्टैंड करने की, थोड़ी सी लिबर्टी देने की। जब आप लिबर्टी देंगे तो सॉल्यूशंस बेहतर निकलेंगे। बच्चों की आपने बात की और हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा डाँट का सामना रहता है उन्हें, वो बड़े होकर भी उन पर जब कोई तनकीद हो तो वो उसी तरह से दिल बर्दाश्ता होते हैं, जिस तरह से उन्होंने बचपन में देखा होता है। तो पेरेंटिंग कितनी ज़रूरी है इस हवाले से कि अगर हम तनकीद के ज़ुमरे में उसको ले जाएँ, कि बड़ा होके उसको वो सब ना देखना पड़े, जो कि जिस तरह से वो दिल बर्दाश्ता बचपन में होता था, वो बड़े होके भी वैसे ही होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम साइकोलॉजी में ये बात कहते हैं कि आप बच्चे की ज़िंदगी के जो पहले 5 साल होते हैं ना, वो अडल्ट एज में उसकी पर्सनैलिटी को बनाने में 99% रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये रियलिटी है। मीन पहले 5 साल की तरबियत से मुराद ये कि जैसे हम उसको डाँट रहे हैं, जैसे उसके सामने हम दूसरों को डाँट रहे हैं, जैसे हम उसके सामने दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे बनती चली जाती है। बच्चा अभी छोटा है, उसने अभी चीजें लर्न करनी है। हम उसे कहते हैं बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें अकल नहीं थी, ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी थी, जबकि वो जिंदगी में पहली दफा कर रहा है। तो ये गिल्ट्स जो उनसे हैं वो इतने माइंड में बैठ जाते हैं कि फिक्सेशन हो जाती है। यही फिक्सेशन आपको एडोलेसेंट्स में नजर नहीं आएगी, यानी कि जब वो 20 ईयर्स तक के होंगे आपको नजर नहीं आएगी। 20 ईयर्स के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे, तो यही गिल्ट जो कहीं लाशऊर में बचपन में बैठे थे, वो ऐसे निकल के सामने आते हैं कि वो बच्चे वो अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से गुजार ही नहीं पाते। मैं आपको बताऊं एक केस हिस्ट्री, मेरे पास एक फैमिली थेरेपी के लिए आई एक फैमिली, जो कि हस्बैंड जो थे वो 70 ईयर्स के होंगे, और इसी तरह मिसेस भी 60-65 की थी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन उन दोनों के रिलेशनशिप में अभी भी प्रॉब्लम था। और उन प्रॉब्लम्स को जब मैंने एवेलुएट किया तो पता चला कि वो अपने घर के जो हस्बैंड थे रिजेक्टेड चाइल्ड थे, यानी कि उन्हें वो इम्पोर्टेंस, वो प्यार अपने घर से नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा नहीं गुजार सके, वो एज अ फादर अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सके, और वो उनके प्रॉब्लम्स ओल्ड एज तक उनके साथ चलते रहे। इवन देन वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले गए। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आपने बचपन में बेशक डांटा होगा,
होगा। सम टाइम पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा नहीं डाँटा, हमने तो एक छोटी-सी बात की थी। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे का इमोशनल लेवल क्या है। कुछ बच्चे इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपकी छोटी-सी बात भी उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर जाती है कि उनसे निकलने में उनको सालों लग जाते हैं। अपने बच्चों से दोस्ती करना शुरू करें। दोस्ती होगी, वो हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, हर इमोशंस शेयर करेगा, तो यकीनन उसकी पर्सनैलिटी में फिक्सेशन नहीं होगी, ना ही उसको जाके प्रॉब्लम्स होंगी आगे एज में जाके। अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो यकीनन आपको वो कुछ नहीं बताएगा। जब कुछ नहीं बता रहा तो आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि जब अडल्ट एज में आते हैं तो बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, खपती हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लो कि चूज़ी हो जाते हैं हर चीज़ के अंदर कि उन्हें उनकी ये लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है। होता क्या है, उसके पीछे बचपन में अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल होगा या बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल होगा जिसकी वज़ह से बच्चे ऐसे हो जाते हैं। सो पेरेंट्स को बच्चों के सामने बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और उनको बड़ा समझना चाहिए, वो बच्चे नहीं होते, वो बड़ों की तरह हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है और हम यही कहते हैं कि सीखने का अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो वो आप बच्चों से भी सीख सकते हैं और एज़ पेरेंट्स हमने देखा है कि पेरेंट्स नहीं करते अपने बच्चों से दोस्ती कि ये तो हमारे बच्चे हैं, इनसे किस तरह से दोस्ती हो सकती है। लेकिन किसी भी बच्चे से दोस्ती मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्यूट रिश्ता होता है। कि जब वो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता है और आप उसको समझा रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा-सा क्यूट सा रिलेशन होता है, इसको यकीनन अपनाना चाहिए। यहाँ पे एजाज़ महमूद कह रहे हैं, स्टडी करता था बहुत ज़्यादा लेकिन सोशल मीडिया एडिक्टेड रहा हूँ, बुक रीडिंग करना चाहता हूँ, कैसे आदत बनेगी? हाँ, उसका हल है, आप अपना जो फ्रेश टाइम होता है ना जिसके अंदर आप खुद फ्रेश होते हो, उस टाइम के अंदर अपनी फ़ेवरेट बुक्स पढ़ना शुरू करो। फ़ेवरेट बुक से मुराद ये है कि जिसको पढ़ के आपको नींद ना आए। नॉर्मली ये होता है कि हम जब स्टडी करने लगते हैं, तो हमें सबसे पहले नींद आना शुरू हो जाती है या भूख लगना शुरू होती है या ऐसे आइडियाज़ आना शुरू होते हैं। सो एक तो डिपेंड करता है कि वो टाइम कौन-सा है जिसमें आप पढ़ रहे हो, वो आप अपना मॉर्निंग टाइम रख लो या जिस टाइम में आप फ्रेश फ़ील करते हो। सेकंड चीज़ ये है कि आपको शुरू में अपने साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। यानी कि अगर आपके पास हाथ में मोबाइल है और आप बहुत यूज़ करते हो, तो एक टाइम फिक्स कर लो कि उसके अंदर चाहते हुए भी आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, उसके करीब नहीं जाना। शुरू में 2, 4, 5 दफ़ा प्रॉब्लम होगी, आहिस्ता-आहिस्ता जो-सा है मोबाइल को लिमिटेड यूज़ करने की आदत बन जाएगी। दूसरी तरफ जो बुक्स हैं, बुक्स में इंटरेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पहले अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ी जाएँ, वो कोई स्टोरी बुक्स भी हो सकती हैं, वो नॉवल भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे और मैडम बता रही थी कि पेरेंटिंग जो है, वो कितनी ज़रूरी है और आपने किस तरह से तनकीद को लेना है और आपने किस तरह से जो है वो तनकीद को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे असर करती हैं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं और मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो ही तो आपके लिए सब कुछ होता है। क्योंकि जिस वक़्त आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप कभी भी ज़िंदगी का सामना नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल यही बात है क्योंकि तनकीद जो है वो कभी भी नहीं रुकती। अब आपने देखना है कि आपने उसको पॉज़िटिवली कैसे लेना है। आपने हर उस बात को जो आपको बुरी लगे, आपने उसको पॉज़िटिव वे में किस तरह से लेके जाना है। मैडम ने पूरे प्रोग्राम में हमें यही बताया कि किस तरीके से आपने तनकीद को लेना है। यहाँ पे सैयदा वलीजा साहिबा हैं, वो कह रही हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे हो? मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो छोटी-छोटी ऐसी बातें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके ऊपर उनकी तारीफ़ करें। तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी ज़रूरी है, हमने लोगों को एप्रिशिएट करना छोड़ दिया हुआ है।
हम नहीं बात करते उन बच्चों से जिनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। हमने देखा है कि लोग बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि या उसका एक हसद, जेलसी भी हो सकती है, लेकिन हम बाज़ दफ़ा उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो एक एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है, जिसको हमें अपनी लाइफ़ में डालना चाहिए। क्योंकि एप्रिशिएट जब आप किसी को करते हैं, तो यकीनन आप भी उसको ले रहे होते हैं कि ये एक अच्छा काम कर रहा है, और जब आप कहते हैं कि कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है, तो हम भी अच्छा काम करें। तो मुआशरे को इस तरह से चलाना चाहिए कि आप लोग भी अच्छे काम करें। हमने इस पूरे प्रोग्राम में बात की कि तनकीद के असर से कैसे बचा जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि आप खुद को भी लोगों पर तनकीद करने से रोकें। लोगों के ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं, तो हम ऐसे ही बातें करते हैं कि हो सकता है कि आपने जब उसको देखा हो, तो वो वैसा हो जो आपने उसके ऊपर जजमेंट बना ली आपने अपनी। लेकिन बाद में हो सकता है कि उसके अंदर चेंजेस आ गई हों, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी वक़्त किसी भी इंसान का दिल अपनी तरफ मोड़ सकता है। तो प्लीज़ जजमेंटल होना छोड़ दें, लोगों पर तनकीद कम कर दें। जब आप लोगों पर तनकीद करना छोड़ते हैं, तो आपके अपने ऊपर भी तनकीद होना ख़त्म हो जाती है। जब आप लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, यकीनन आपका काम भी बेहतर हो जाएगा। आपके काम में भी ऐसी चीज़ें आएँगी कि लोग आपको एप्रिशिएट करें। तो तनकीद का असर लेना उसको छोड़ दें, और दूसरों पर तनकीद करना भी छोड़ दें। ये जो दोनों बातें हैं, ये बड़ी ज़रूरी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ़ अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद को हँस के टालते रहें, लेकिन दूसरों के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी रखें। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें लोगों के ऊपर तनकीद कम से कम कर देनी चाहिए, और अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद को हँस के बर्दाश्त करना चाहिए। उम्मीद है आज का ये शो, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मैम समिया खालिद पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थीं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि किस-किस तरह से हम तनकीद के असर से बच सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह के एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।